This is my first video of subject verb agreement. So today I am going to teach you about subject verb agreement, concord और harmony. बात करते हैं इस टॉपिक की. आप एयरफोर्स एग्जाम देते हैं, नेवी देते हैं, यूपी टेट देते हैं, जितने भी एग्जाम्स हैं उनके पॉइंट ऑफ व्यू से आप क्वेश्चन देख सकते हैं कि कितने क्वेश्चन अराइज होते हैं. अ लॉट ऑफ क्वेश्चन अराइजेस. ठीक है, तो उस पर्पज में बात कर लेते हैं. सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कनकॉर्ड और हार्मनी. बात करें इस जो टॉपिक नेम है उसके कॉन्सेप्ट पर, तो उसकी हिंदी मीनिंग क्या है. जो सब्जेक्ट है और वर्ब है, इन दोनों वर्ड का क्या कॉम्बिनेशन है, इन दोनों का क्या मेलजोल है. तो एग्रीमेंट होता है मेलजोल, सहमति. जैसे दो पार्टियां हैं, उन दोनों में क्या सहमति है, कनकॉर्ड या हार्मनी. तो हमें इस टॉपिक में यही सीखना होता है कि जो वर्ब है, जो सेंटेंस की वर्ब है, उसे कैसे यूज करें, सिंगुलर यूज करें और प्लूरल यूज करें. ये कौन डिसाइड करता है, सब्जेक्ट डिसाइड करता है. सब्जेक्ट कैसा होता है उस चीज के बारे में बात कर लेते हैं. तो सब्जेक्ट और वर्ब, तो इनके बारे में जानना होता है. अब होता क्या है, जो सब्जेक्ट है, कर्ता जिसे हम कहते हैं, वर्ब क्रिया जिसे हम कहते हैं. कर्ता जो कार्य करता है, क्रिया जो हेडवर्ड जिसे हम कह सकते हैं, इसके द्वारा किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है. इन दोनों चीजों के बारे में बातें होती है. अब मैंने लिखा ही डैश अ गुड बॉय. मैंने इसमें यूज किया इज. मैंने इन ब्रैकेट में लिखा इज एम आर, और मुझे फिल करना था इसके साथ इज एम आर. इनमें से कौन सी आनी चाहिए, तो मैंने इसके साथ इज लगाया जस्ट बिकॉज इसकी स्थिति को देखकर, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर. मैंने अनदर एग्जांपल लिखा यू डैश अ गुड बॉय. इन ब्रैकेट इज एम आर. तो मैंने यहां क्या लगाया, आर, जस्ट बिकॉज ये क्या है, प्लूरल. तो टॉपिक का जो नेम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, सब्जेक्ट वर्ब कनकॉर्ड या हार्मनी. इसका मतलब ये है कि जो वर्ब है सेंटेंस की, वो सिंगुलर होगी या प्लूरल होगी. ये कौन डिसाइड करेगा, ये सब्जेक्ट डिसाइड करेगा. जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी आपकी वर्ब होगी. ठीक है गाइस. तो ये फिलहाल जो उसका मतलब था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का, कि क्या होता है, कर्ता का क्रिया से तालमेल, कर्ता का क्रिया से जुगलबंदी, कर्ता का क्रिया से मेलजोल, ये सारी चीज़ों के ऊपर था ये. तो पहले टॉपिक क्लियर हुआ कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी. अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर होगी. अब थोड़ी आगे बात करें. जो सब्जेक्ट होता है और जो वर्ब होता है, सब्जेक्ट ऑलवेज या तो नाउन होगा या नाउन इक्विवेलेंट होगा. इसका क्या मतलब है, जो कर्ता होता है, सब्जेक्ट होता है, वो हमेशा या तो नाउन होगा या नाउन के समतुल्य होगा. इस चीज का विशेष ध्यान रखें. अब नाउन और वर्ब, इन दोनों में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट होती है. अगर आप नाउन में एस, ईएस या आईएस इसको अगर ऐड करते हो तो जो नाउन बनता है ना, वो प्लूरल बनता है. अगर आप वर्ब में एस, ईएस, आईएस ऐड करते हो तो जो वर्ब बनती है वो सिंगुलर बनती है. ये कॉन्सेप्ट क्या है, मैंने कहा जो नाउन है उसमें आपने क्या ऐड किया, एस, ईएस, आईएस, तो वो क्या बन जाता है, प्लूरल नाउन. अब जो वर्ब है उसमें मैंने एस, ईएस, आईएस ऐड किया, वो क्या बन गई, सिंगुलर वर्ब. इस चीज को समझना बहुत जरूरी है. और सभी जानते भी हैं
बेसिक कॉन्सेप्ट है टेंस का, पढ़ते आ रहे हैं अब तक, पढ़ा भी है लेकिन पता नहीं कैसे जाना है उसको। जैसे मैंने लिखा बॉय प्लस एस बिकम्स बॉयज, तो जो बॉय था उसमें एस को ऐड किया, और आपको बता दूं सफिक्स जो वर्ड के लास्ट में ऐड होते हैं, जैसे मैंने बॉय लिखा उसके बीच क्या लिखा एस, तो एस इसमें क्या है सफिक्स। प्रीफिक्स क्या होते हैं जो वर्ड के आगे, जैसे मैंने लिखा काइंड और लिखा अनकाइंड, तो जो अन है वो क्या है प्रीफिक्स है, प्रीफिक्स, और एस क्या है इसमें सफिक्स। तो नाउन में अगर सफिक्स के तौर पर एस ईएस आईएस जोड़ा जाए तो नाउन कैसा बनता है प्लूरल, लेकिन वर्ब में जोड़ा जाए तो वर्ब कैसी बनती है सिंगुलर, इस चीज का ध्यान रहे। तो मैंने बॉय प्लस एस किया बॉयज हो गया, ठीक है। अब मैंने लिखा गो और इसमें मैंने जोड़ा ईएस, ये क्या बन गई गोस। तो अब पता होना चाहिए आपको कि जो गो जो वर्ब है उसमें मैंने ईएस को जोड़ा और ये गोज वर्ब बन गई, तो ये क्या बना था प्लूरल, और ये वर्ब कौन सी बनी सिंगुलर। इस चीज का विशेष ध्यान होना चाहिए वर्ब के कॉन्सेप्ट में। तो गो प्लस ईएस गोज, मैंने लिखा प्ले प्लस एस बिकम्स प्लेज, तो ये जो प्ले जो वर्ब बनी ना वो सिंगुलर बनी, इसलिए तो ऐसा होता है। जैसे मैंने लिखा ही गो यू गो, अब कौन सा सेंटेंस है ये या क्या गलती है, ये सब्जेक्ट प्लूरल है, ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। हम गोज तो कर देते हैं, पता रहता है गोज कर दिया, ईएस लगा दी ही के साथ, ठीक है। क्यों लगाई, क्योंकि भाई सब्जेक्ट कैसा है सिंगुलर। अब ये वर्ब कौन सी है प्लूरल, तो जितनी भी वर्ब होती है अगर फुल वर्ब को थोड़ा ब्रीफ में समझ लें, वी फर्स्ट, वी सेकेंड, वी थर्ड, वी फोर्थ एंड वी फिफ्थ, तो जिनके नेम होते हैं हमेशा एयरफोर्स में क्वेश्चन अब बहुत अराइज होते रहे हैं। पहले आते थे, 1-2 साल क्वेश्चन नहीं आए, लोग बच्चों को लगा स्टूडेंट्स को लगा कि अब चलो नहीं आ रहे तो पढ़ना छोड़ दें, फिर क्वेश्चन आते हैं, फिर बच्चे कहते हैं कि ये आया था पता नहीं क्या हो गया। तो इस चीज़ का ध्यान रहेगा, इन चीज़ों को जानना चाहिए, क्योंकि आप कितना भी वर्कआउट कर रहे हो वो जब तक बेकार है तब तक कि आप एग्जाम में कुछ गेट न कर ले, एग्जाम को क्लियर न कर ले। ये इस बात का बिल्कुल ध्यान रहे। आप कितना पढ़ते हो, यूट्यूब से पढ़ते हो या किताब से पढ़ते हो, कोचिंग से पढ़ते हो, इट डजंट मैटर, इट मैटर्स कि आप पढ़कर उस टेस्ट को पास कर रहे हो। तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रहे कि ये क्वेश्चन छोटे छोटे अराइज होते हैं, फिर कहते हैं इन्हें आप लोग अवॉइड कर देते हो, तो इस चीज़ का ध्यान रहे। वी फर्स्ट, ठीक है, आपने बोला फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इसकी जरूरत नहीं है, वहाँ ये आता है। वी फर्स्ट जो होती है उसको बोलते हैं प्लूरल फॉर्म, वी सेकंड को पास्ट टेंस फॉर्म, वी थर्ड को पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म वी फोर को, और सिंगुलर फॉर्म जो एस ईएस या आईएस लाकर बनती है। तो कुछ बात समझ में आई कि यहाँ क्यों गोज किया जाता है, जो पढ़ते आ रहे हैं। ही सिंगुलर है ना, तो ये जो वर्ब है जितनी भी फर्स्ट होती है, गो, प्ले, कम, लाप, स्टार्ट, स्पीक, जितनी भी फर्स्ट वर्ब है वो सभी क्या है, वो सभी प्लूरल फॉर्म है, मतलब बहुवचन है। तो यही होता है जो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, 6th क्लास से 7th क्लास से प्राइमरी लेवल से, कि ही गोज कर दिया ईएस लगा दी, ही प्लेस कर दिया एस लगा दी। क्यों, क्योंकि अगर हम ही प्ले करते हैं ना, अगर हम ही प्ले करते हैं तो होता क्या है कि ही और प्ले, ही कैसा है सिंगुलर, प्ले कैसी वर्ब है प्लूरल। अब कहाँ रहा टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, अब कहाँ रहा, जबकि हमारा टॉपिक है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कनकड़ या हार्मनी। इस चीज का विषय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, कनकड़ या हार्मनी, मतलब कर्ता का क्रिया से तालमेल। अब कर्ता सिंगुलर है इसलिए इसको क्या करना पड़ेगा, सिंगुलर बनाना पड़ेगा। आप ये भी तो कह सकते हो सर इसको कर दो प्लूरल, ऐसा थोड़ी होगा।
सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब को चेंज किया जाता है, वर्ब के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को चेंज नहीं। अगर ऐसा होता तो फिर तो सिंगुलर सब्जेक्ट ही नहीं होंगे या प्लूरल सब्जेक्ट नहीं होंगे, तो इसको सिंगुलर बनाना पड़ेगा। और वर्ब को सिंगुलर बनाने के लिए मैंने कहा था, यही तो मैं तभी तो कहा कि सब्जेक्ट वर्ब में बताना जरूरी था कि जितने भी सब्जेक्ट होते हैं वो नाउन होते हैं या नाउन इक्विवेलेंट होते हैं, नाउन होगा या उसके नाउन के समतुल्य होगा। तो मैंने लिखा कि नाउन में अगर आप एस एस जोड़ते हो तो वो नाउन बनता है प्लूरल, लेकिन आप वर्ब में एस एस जोड़ते हो तो वर्ब बनती है सिंगुलर। और यही कारण है, दिस इज द रीजन व्हाई वी ऐड एस एस विद वर्ब। लाइक ही गो बिकम्स ही गोज, तो ही गोज होता है, ये भी सिंगुलर है ये भी सिंगुलर है, और यही हमारा टॉपिक है, यही कॉन्सेप्ट है। ही प्लेस, ही प्ले गलत है क्योंकि ये सिंगुलर ये प्लूरल, कनकट नहीं रहा, हार्मनी नहीं रही, एग्रीमेंट कहाँ हुआ, फेल हो गया एग्रीमेंट, तो क्या करेंगे, ही प्लेस, ये गलत हो गया। अब मैंने बोला बॉय प्लस एस बॉयज, तो ये नाउन बना एस लाकर, ये प्लूरल बना था, और गो प्लस ई एस लाकर ये सिंगुलर बनी थी। यही कारण होता है कि पर में ये चीजें लगाई जाती है ताकि वर्ब सिंगुलर बन सके। अब बात हुई कि जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, बात बिल्कुल ठीक है, यही कॉन्सेप्ट कहता है। लेकिन सब्जेक्ट वर्ब कनकट या एग्रीमेंट, दूसरा जो नियम होता है वो क्या कहता है कि यदि यदि सब्जेक्ट वर्ब का डमी हो, या जिसे हम इंट्रोडक्टरी भी कह सकते हैं, या जिसे हम इम्पर्सनल भी कह सकते हैं, यदि सब्जेक्ट डमी, इंट्रोडक्टरी या इम्पर्सनल हो तो वर्ब उसके कॉम्प्लीमेंट के अनुसार आती है। मैंने पहले वाले नियम में ये कहा था जैसा सब्जेक्ट होगा वैसी वर्ब होगी, इतनी बात हुई थी, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, ये कॉन्सेप्ट है। लेकिन नियम दूसरा निकल के ये आता है कि यदि सब्जेक्ट डमी या इंट्रोडक्टरी या इम्पर्सनल ये हो तो वर्ब उसके कॉम्प्लीमेंट के अनुसार आती है। अब दो चीजें निकल के आती हैं, पहली डमी सब्जेक्ट क्या होते हैं, दूसरी कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। तो डमी सब्जेक्ट कौन कौन से हैं, देयर, इट और हियर। चूंकि इट ऑलवेज सिंगुलर होता है, इट ऑलवेज सिंगुलर होता है, बचा क्या, देयर और हियर। देयर और हियर साउंड का बहुत ध्यान रखना चाहिए। साउंड क्यों ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि हम अगर एयरफोर्स की तैयारी करते हैं, एक्स ग्रुप या वाई ग्रुप, वहाँ जीडी होती है, और जीडी में बहुत मैटर करता है आप कैसे बोल रहे हो, हाउ टू प्रोनाउंस द वर्ड्स, ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है। तो आप इस चीज़ पर थोड़ा ध्यान दें कि मैं क्या बोल रहा हूँ और आप उस तरह से कैसे बोल रहे हो। तो साउंड का बहुत ध्यान देना चाहिए जीडी पर्पस के लिए। मैंने बोला देयर और हेयर, अमूमन देयर और हेयर्स को बोला जाता है देयर एंड हेयर, ध्यान रहे, और इट ऑलवेज सिंगुलर होती है। ये डमी सब्जेक्ट हो गए। अगर ये कभी भी सब्जेक्ट हो देयर और हेयर, तो मैंने क्या कहा, वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, उसके कॉम्प्लीमेंट के अनुसार, उसके कॉम्प्लीमेंट के अनुसार आएगी। इस चीज का विशेष ध्यान रहे। मैंने लिखा देयर, हियर, वर्ब और कॉम्प्लीमेंट। यहां बिल्कुल मैटर खत्म। ये कैसा है, सिंगुलर, ये प्लूरल, हमें बिल्कुल पता नहीं है। ये डमी, डमी मतलब होता है बेकार, खामाखा। आप जब मोबाइल लेने जाते हो तो वो डमी दिखाई जाती है ना, कि देखो इस तरह का है, ये इस तरह का दिखता है, इट लुक्स लाइक, तो वो डमी मतलब बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं है उसका, केवल दिखाने के लिए। अब यहां ये चीज खत्म हो गई, ये क्या है, अब हमें वर्ब तो लगानी है, चूंकि हमारा सब्जेक्ट तो डमी हो गया। अब वर्ब क्या करा, तो वर्ब कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग। अब ये तो मैंने बता दिया कि डमी सब्जेक्ट कौन से होते हैं, देयर और
इट और हेयर, देयर, इट और हेयर। डमी का मतलब फालतू, टेसू लाइक, कुछ नहीं होता इसका मतलब। तो ये क्या करते हैं जो डमी सब्जेक्ट, वर्ब कब आती है, वर्ब टेकन बाई इट्स कॉम्प्लीमेंट। जब आपका सब्जेक्ट डमी है, देयर, इट और हेयर है, चूंकि इट ऑलवेज सिंगुलर होता है बच्चे, देयर और हेयर, तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, वर्ब टेकन बाई इट्स कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स, एक शब्द या एक से अधिक शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा करे। कॉम्प्लीमेंट इज अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट कंप्लीट द मीनिंग ऑफ द वर्ब, एक शब्द या एक से अधिक शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा करें। जैसे पहले कॉम्प्लीमेंट, मैंने लिखा ही इज अ बॉय, तो इज जो वर्ब है वो लिंकिंग वर्ब है, इज ही इसका सब्जेक्ट हो गया। तो अ बॉय क्या है इसमें भाई, अ बॉय अगर मैं इसको हटा दूं तो ही इज बचा, इसका मतलब यही तो जो वर्ड है इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। कॉम्प्लीमेंट नाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ये ध्यान रहे। कॉम्प्लीमेंट नाउन हो सकता है, प्रोनाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकता है, इस चीज का बिल्कुल ध्यान रहे। फिर मैंने लिखा ही इज अ वेरी गुड बॉय, ये भी तो कॉम्प्लीमेंट है। मैंने बोला था कॉम्प्लीमेंट एक शब्द का हो सकता है, एक से अधिक का भी हो सकता है। अब मैंने इसको इधर हाइड किया, छिपाया इसको, तब क्या बचा ही इज। तो ये जो वर्ड है, जो वर्ड फ्रेज है, इसके अर्थ को पूरा कर रहा है। तो कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, एक शब्द या एक से अधिक शब्द जो वर्ब के अर्थ को पूरा करता है, उसे कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब हमारी दोनों चीजें क्लियर हो गई, डमी सब्जेक्ट देयर, इट और हेयर और कॉम्प्लीमेंट। अब बात वही निकल के आती है दोबारा, इफ सब्जेक्ट इज डमी देन वर्ब यूज अकॉर्डिंग टू इट्स कॉम्प्लीमेंट। अगर हमारा सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है अगर वो डमी है तो वर्ब आएगी उसके कॉम्प्लीमेंट के अनुसार। एग्जाम्पल लेते हैं, देयर वाज अ लाइन इन अ जंगल, देयर वाज अ लाइन इन अ जंगल, वॉज आया अ लाइन की वजह से, इसकी वजह से नहीं। अगर ऐसा होता तो एक और लेते हैं, देयर वर मैनी डियर इन अ जंगल। एक और चीज, मैंने डियर लिखा और मैनी लिखा, इसको डियर्स नहीं किया, क्योंकि डियर एक ऐसा नाउन होता है जो ऑलवेज सिंगुलर और प्लूरल, पता कैसे चलता है, उससे पहले वाला जो वर्ड है, उससे पहले वाला जो वर्ड है, डियर, शीप, स्वाइन, ऐसे बहुत सारे वर्ड है जो आएंगे और बताए जाएंगे नाउन टॉपिक में। तो देयर वर मैनी डियर इन अ जंगल। अब मैंने यहां वर लगाया, देयर तो यहां भी है और देयर तो यहां भी है, फिर ऐसा क्या हुआ कि यहां वॉज आया, ये वर आया। ये मैं पहले ही कह चुका हूं कि यदि सब्जेक्ट देयर, इट या हियर हो, चूंकि इट ऑलवेज सिंगुलर होता है तो उसकी तो बात ही छोड़ दो, बचा केवल देयर और हियर। तो अगर ये दोनों सब्जेक्ट होते हैं सेंटेंस में तो वर्ब उसके कॉम्प्लीमेंट के अकॉर्डिंग, पीछे कॉम्प्लीमेंट ये लिखा हुआ है पूरा, इसमें क्या है अलाइन। अब अलाइन सिंगुलर है और ये बात तो आपको पहले से बता दी गई है कि सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी। चूंकि इसको यहाँ सब्जेक्ट माना जा रहा है कॉम्प्लीमेंट में, तो कॉम्प्लीमेंट सिंगुलर है तो वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर होगी। यहाँ वर्ब क्यों आया, ये प्लूरल है, मैनी है, डियर को आप बहुवचन बना नहीं सकते क्योंकि ये डियर एक ऐसा वर्ड है, डियर, शीप, स्वाइन, उनके अकॉर्डिंग जैसा वर्ड होगा, अ डियर होता तो यहाँ भी वॉज होता, चूंकि मैनी डियर है इसलिए यहाँ वर है। अगर टू डियर होते तब भी टू डियर होता, तब भी वर होता, 3 होता, 4 होता, जो भी जितने भी कॉर्डिनल नंबर है। तो देयर वर मैनी डियर इन अ जंगल। तो यहां बात निकल के आती है कि जब देयर, हेयर का एग्जांपल लेते हैं, हियर इज वाटर ऑल अराउंड, चारों तरफ पानी ही पानी है। अब यहां इज आया और वाटर आया, वाटर एक अनकाउंटेबल नाउन है, ध्यान रखना। वाटर्स अगर आप कर देते हो, आप ये कहना चाहोगे हेयर इज वाटर्स, हेयर आर वाटर्स, तो वाटर्स गलत नहीं है, लेकिन पानी के अर्थ में गलत है, क्योंकि जो वाटर्स होता है उसका मतलब होता है इंटरनेशनल, जो समुद्र की सीमा होती है। अगर आप बोलो कि इंडिया इज क्रॉसिंग इंटरनेशनल वाटर्स, इसका मतलब भारत अपनी समुद्री सीमा को छोड़कर दूसरे की सीमा में जा रहा है। इस चीज का ध्यान रहे कि वाटर्स का यूज होता है, लेकिन यहां नहीं कर सकते आप। ये नहीं कह सकते कि बहुत सारा पानी है तो एस लगा दो, जैसे बॉय बॉयज, टॉय टॉयज, गर्ल गर्ल्स, ऐसे नहीं कर सकते, पेन पेन्स, ऐसे नहीं कर सकते। होता क्या है, वाटर्स का यूज होता है। आई एम गोइंग टू इंटरनेशनल वाटर्स, मतलब मैं अपने भारत की सीमा को पार करके
दूसरी सीमा में जा रहा हूँ, दूसरे देश की समुद्री सीमा में जा रहा हूँ, इसलिए इंटरनेशनल वाटर्स का यूज होता है वहां पर क्या दिखाने के लिए, देश की समुद्र की सीमा। नेशनल वाटर्स क्या है, भारत की समुद्र की सीमा। इंटरनेशनल वाटर्स क्या है, अंतरराष्ट्रीय समुद्र की सीमा, हमारे देश को छोड़कर दूसरे वाली। तो यह वाटर्स नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल नाउन है, एस नहीं लगा सकते। हियर आर फैक्ट्रीज ऑल अराउंड, मैंने लिखा हियर आर फैक्ट्रीज ऑल अराउंड। कानपुर चले जाओ आप, ठीक है, फैक्ट्री आप आगरा चले जाओ, तो यहां आर लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज लिखा हुआ है। अब फैक्ट्रीज एक प्लूरल वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन है। आर क्यों आया, बिकॉज ये प्लूरल है। और मैंने कहा था देयर और हियर अगर ये किसी के सब्जेक्ट होंगे तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग आएगी, उसके कॉम्प्लीमेंट के। तो यहां क्या लिखा हुआ है, फैक्ट्रीज, ये प्लूरल हो गया तो वर्ब प्लूरल है। वाटर सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। मैनी डियर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल है। अगर अ लायन सिंगुलर है तो यहां भी वॉज सिंगुलर है। तो बात ये निकल के आएगी, पहले वाला नियम ये था जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, जैसा सब्जेक्ट वैसी वर्ब, सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर है। लेकिन यहां क्या है, अगर देयर और हियर है तो जैसी वर्ब, जैसी कॉम्प्लीमेंट होगा उनका वैसी वर्ब होगी। अब इसके तीसरे नियम पर बात करते हैं। वो क्या कहता है, यदि सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रीपोजिशन नाउन आए तो जो वर्ब होती है फर्स्ट के अनुसार आती है। यदि सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रीपोजिशन नाउन, इस चीज का ध्यान रहे, सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रीपोजिशन नाउन आए तो वर्ब किसके अनुसार आती है, फर्स्ट। अगर मैं ये फर्स्ट लिखता तो गलत हो जाती। कभी भी ध्यान रखना, रोमन नंबर्स होती है उसके ऊपर आप एन डी, एस टी, टी एच, आर डी इसका यूज नहीं कर सकते। हाँ आप ये लिख सकते हो, आप ये लिख सकते हो, लेकिन आप ये नहीं लिख सकते। इस चीज का ध्यान रहे। अब मैंने एग्जांपल लेता हूं ताकि सारी चीजें क्लियर होती जाए। अब मैंने लिखा द कैट इन द रूम इज वेरी नोटी। अब मैंने लिखा द कैट इन द रूम इज वेरी नोटी। इन है, दोनों नाउन है, तो ये मैटर नहीं करेगा, ये मैटर करेगा द कैट इन द रूम इज वेरी नोटी। तो वर्ब कैसी आई, सिंगुलर, क्योंकि ये क्या है, सिंगुलर। नेक्स्ट, द कलर ऑफ दीज वॉल्स इज रेड। अब यहां एज है, यहां वॉल्स है, तो अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आर क्यों नहीं है। भाई मैंने कहा कि यदि सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रपोजिशन नाउन आए तो वर्ब फर्स्ट के अनुसार, मतलब इसके अनुसार, इसके अनुसार। तो ये क्या है, कलर, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी है, सिंगुलर। इस चीज का ध्यान रहे, द कलर ऑफ दीज वॉल्स इज रेड। फुल स्टॉप भी लगाना चाहिए, पंक्चुएशन आती है नहीं भी एस में, डबल ए में, इस चीज का ध्यान रहे। एक क्वेश्चन बनता है पंक्चुएशन बनाने के लिए जहां फुल स्टॉप, कॉमास, इन्वर्टेड कॉमास इनका यूज होता है, कैपिटल यूज होता है, तो इस चीज का भी ध्यान रहे बिल्कुल। द कलर ऑफ दीज वॉल्स इज रेड, तो वॉल्स मैटर नहीं करेगा, ये मैटर करेगा। नेक्स्ट एग्जांपल, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास the students of this class is disciplined and well behaved। इस the students of this class is disciplined, क्या होता है डिसिप्लिन, अनुशासित। डिसिप्लिन से बना है डिसिप्लिन, DISCIPLE, डिसिप्लिन माने से, उससे बना है डिसिप्लिन। तो डिसिप्लिन्ड अनुशासित, वेल माने अच्छी तरह से, बिहेव्ड माने बिहेवियर। इस चीज का मैं बार बार क्यों जिक्र कर रहा हूं, क्योंकि आपको पता है नेवी का एग्जाम चल रहा है, 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाले हैं।
2 तारीख से स्टार्ट होने वाले नेवी के एग्जाम, तो उसमें क्वेश्चन बनते हैं कि बिहेव का वर्ब है उसका नाउन बनाओ, उसका एडजेक्टिव बनाओ, इसको कन्वर्जन कहा जाता है। तो हमें साथ साथ इन चीज़ों को ध्यान देना है कि हम एक टॉपिक से बहुत सारी चीज़ों को समझते जाए। जैसे मैंने बार बार अपने साउंड पर ध्यान दिया है कि मैं किस वर्ड को क्या बोल रहा हूँ, 2-3 बार उसको मैंने रिपीट किया है ताकि आप मेरी बात को समझें। दूसरी बार मैंने फुल स्टॉप को लगाया, मैं जहाँ जहाँ लिख रहा हूँ वहाँ फुल स्टॉप यूज़ कर रहा हूँ, मैंने रोमन नंबर्स को आपको बताया। तो ये सारी चीज़ें होती हैं, आप एग्जाम में देख सकते हो, बहुत सारी यूट्यूब पर वीडियो डली हुई है, आप आराम से देखें फिर जज करें, फिर देख सकते हो आपके मैं किस तरह से चीज़ों को आपको साथ ही साथ बताते चल रहा हूँ। मैंने कहा था यह सब्जेक्ट के रूप में नाउन प्रपोजिशन नाउन आए तो वर्ब किसके अनुसार, फर्स्ट के अनुसार। मैंने इसको सही लिखा, इसको गलत किया, मैंने कहा आप काउंटिंग लिख दो, आप एसटी लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। एग्जाम्पल मैंने दिया था कैट इन द रूम, तो मैंने कहा नाउन है, प्रपोजिशन है, नाउन है, वही तो कॉन्सेप्ट कहता है, और इज आ गई, सिंगुलर वर्ब आ गई। मैंने लिखा था कलर ऑफ दीज वॉल्स, ये तो प्लूरल है, आपको लगना चाहिए आ रहा नहीं चाहिए, आपको लग रहा होगा, लेकिन चूंकि कलर एक वचन है, सिंगुलर है, इसलिए क्या हो गया, आपने इस लगा दी। फिर मैंने लिखा द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज डिसिप्लिन एंड वेल बिहेव्ड, यहां मैंने इस लगाया, क्या ये सही है, नहीं है, प्रीपोजिशन है, नाउन है, ये भी नाउन है, मतलब 2 अलग अलग वर्ड हो गए, लेकिन प्रीपोजिशन क्या कहता है, पहले के अनुसार, और ये क्या है, प्लूरल, और टॉपिक तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, इसका मतलब कर्ता क्रिया दोनों तालमेल होना चाहिए, मिली भगत होनी चाहिए, जुगलबंदी होनी चाहिए। तो यहाँ क्या आना चाहिए, आर आना चाहिए, तो अब जाके ये सही हुआ। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। The appeal of the victims for the transfer of the cases, the appeal of the victim for the transfer of the cases related to the rights, the appeal of the victims for the transfer of the cases related to the rights to some other states has been or have been accepted। अब मैंने लिखा द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द राइट्स टू सम अदर स्टेट्स हैज बीन और हैव बीन, इन दोनों में से हमें चूज करना है, मतलब चुनना है, सेलेक्ट करना है एक्सेप्टेड। अब इसको मैंने, अगर मैं इसको एक्सेप्टेड पढ़ता हूं तो वो साउंड गलत है, इसको पढ़ा जाता है एक्सेप्टेड, ये ध्यान रहे, एक्सेप्ट कोई साउंड नहीं होता है, एक्सेप्टेड, एक्सेप्ट नहीं होता, एक्सेप्टेड होता है। अब क्वेश्चन ये बनता है कि हैज बीन लगाना है या हैव बीन लगाना है। अब बहुत सारे वर्ड लिखे हुए हैं, विक्टिम्स लिखा हुआ है, केसेस लिखा हुआ है, राइट्स लिखा हुआ है, स्टेट्स लिखा हुआ है, तो कैसे दिमाग में ये बात ना आए कि वर्ब हैव बीन सही है। लेकिन बहुत हमें हिंदी करनी नहीं है, हिंदी बताना जरूरी है एज ए टीचर, लेकिन हमें नहीं करनी है। कॉन्सेप्ट पता है कि अगर नाउन प्रपोजिशन उसके बाद जितने भी नाउन हो, हमें इनसे किसी से कोई मतलब नहीं है। हमारा ये नाउन कैसा है, प्रीपोजिशन से पहले वाला नाउन कैसा है, वो इंपोर्टेंट है कि वो क्या मैटर करता है। तो अपील कैसा है, अपील है सिंगुलर, तो यहां क्या होना चाहिए, हैज बीन होना चाहिए। द अपील ऑफ द विक्टिम्स फॉर द ट्रांसफर ऑफ द केसेस रिलेटेड टू द राइट्स, राइट्स दंगे फसाद, अपील माने अनुरोध, विक्टिम माने पीड़ित, मतलब वो पक्ष जैसे लड़ाई हो जाती है तो जिन पर अत्याचार होते हैं वो विक्टिम्स होते हैं, तो उनके केस को दूसरे राज्य में स्थानांतरण करने के लिए एक अर्जी दी गई थी जिसको स्वीकार कर लिया गया है। तो यहाँ हैज बीन क्यों करता, हमारा क्या है, अपील। तो ये तीसरा जो नियम था कि अगर नाउन उससे 2 नाउन हो, बीच में प्रीपोजिशन हो, तो पहले नाउन के अनुसार वर्ब को रखा जाता है। ठीक है, इसका एक लास्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है वो इसका अपोजिट नहीं कह सकते, बिल्कुल सेम है लेकिन थोड़ा बहुत अंतर है उसमें। 4th वाला कॉन्सेप्ट, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। अब आप कह रहे होंगे यही तो आपने अभी लिखा था, नाउन प्रीपोजिशन नाउन। मैंने ये नहीं लिखा था, मैंने यही लिखा था, लेकिन ये होता क्या है, यहां दोनों नाउन,
यहां दोनों जो नाउन होते हैं वो सेम होते हैं। अब जब दोनों नाउन सेम होते हैं तो फिर उसकी कंडीशन, अब देखो यहां इस बिल्कुल इस चीज का थोड़ा मैं नोट करूंगा इस चीज को, बिल्कुल यहां वर्ब तो देखनी है, तो वर्ब मैं बता दूं आपको, जब नाउन प्रीपोजिशन नाउन, तो यहां दोनों जो नाउन होते हैं वो सेम होते हैं और वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहती है, वर्ब ऑलवेज सिंगुलर रहती है। तो ये तो कॉन्सेप्ट बहुत इजी हो गया, लेकिन अब कहां एरर होती है, हमेशा ध्यान रखना जब बीच में प्रीपोजिशन है तो जो नाउन है और सेम नाउन है दोनों, तो उनमें आप एस, ई एस, आई एस नहीं जोड़ सकते दोनों नाउनों में। एक चीज तो वर्ब तो सिंगुलर रहेगी, ये नहीं कर सकते। दूसरी बात, आप वर्ब भी हमेशा प्लूरल नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, विलेज, आफ्टर विलेज इज बीइंग इलेक्ट्रीफाइड। इसका मतलब है गांव के बाद गांव इलेक्ट्रीफाइड, बिजली युक्त होते चले जा रहे हैं। तो यहां मैंने लिखा विलेज आफ्टर विलेज। आपको लग सकता है कि दो नाउन है इसलिए आर लगा दो, लेकिन यहां आर का यूज नहीं होगा। यहां इस क्यों आया, नियम है नाउन प्रपोजिशन नाउन दोनों सेम है, बहुवचन नहीं बना सकते और ना ही प्लूरल, यहां आप उसको वर्ब प्लूरल कर सकते हो। एक और बात, अब एरर कहां बन सकती है, एरर ऐसे बन सकती है, विलेजेस आफ्टर विलेजेस आर, तो ये बिल्कुल गलत है। ना तो इनको प्लूरल बनाया जा सकता है और ना ही इनके साथ प्लूरल वर्ब का यूज हो सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल, ही इज गोइंग टू बैग, वह जा रहा है भीख मांगने, फ्रॉम डोर टू डोर। होता क्या है कि अमूमन हमें ये पढ़ाया जाता है और अमूमन हम यही पढ़ते हैं कि शुरुआत में ऐसे आएंगे वर्ब सिंगुलर लगा देंगे, लेकिन यहां भी बहुत ध्यान देना पड़ता है, इसमें प्रीपोजिशन का भी ध्यान देना पड़ता है। ही इज गोइंग टू बैग फ्रॉम डोर टू डोर, ये सही है, बिल्कुल कोई गलती नहीं है। नाउन है, प्रपोजिशन है, नाउन है, सही है। गलती कहां होती है, फ्रॉम डोर्स टू डोर, ये गलत है, आप इनको बहुवचन नहीं बना सकते। एक और, कभी कभी ऐसा भी होता है ये पेयर होते हैं तो इनमें पेयर में गलती हो जाती है, जैसे वर्ड बाय वर्ड इज इंक्रीजिंग इन द डिक्शनरी। मैंने लिखा वर्ड बाय वर्ड इज इंक्रीजिंग, आपको लग रहा होगा नाउन प्रपोजिशन सेम नाउन, सही है, कोई गलती नहीं। अब न तो मैंने यहां इनको वर्ड्स किया तो आप सोच रहे होंगे अब तो सही है, न आप कह रहे थे इनको न तो एसियस लगा सकते न प्लूरल वर्ब यूज कर सकते, तो न तो मैंने इनको बहुवचन बनाया, प्लूरल बनाया नहीं बनाया, वर्ब कैसी रखी, सिंगुलर रखी। लेकिन क्या किया, जो पेयर है इसको उसको खत्म कर दिया। पेयर क्या होता है, वर्ड फॉर वर्ड, वर्ड फॉर वर्ड इज इंक्रीजिंग। तो तीन चीज निकल के आई, नाउन प्रपोजिशन नाउन, अगर सेम नाउन है वर्ब सिंगुलर ऑलवेज, आप इनको कभी भी प्लूरल नहीं बना सकते दोनों नाउनों को। तीसरी बात, इनके जो पेयर बने हुए हैं उसमें भी आप छिड़कानी नहीं कर सकते, इस चीज का ध्यान रखना है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, जहाज के बाद जहाज तैरते चले जा रहे हैं, तो शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, तो शिप आफ्टर शिप इज सेलिंग, सेम नाउन है, आफ्टर का यूज हुआ है, यहां आप इसकी जगह पे दूसरा वर्ड यूज नहीं कर सकते। तो चार कॉन्सेप्ट मैं करा चुका हूं। इससे पहले वाला ये था, उसमें ये बताया गया था कि नाउन प्रपोजिशन नाउन वर्ब पहले के अकॉर्डिंगली। इस वाले में क्या बताया गया है कि नाउन प्रपोजिशन सेम नाउन, वर्ब सिंगुलर रहेगी, आप उसको प्लूरल नहीं बना सकते, नाउन को प्लूरल नहीं बना सकते, और जो पेयर है उसको भी आप बदल नहीं सकते। अब ऐसा क्यों बताया गया,
आप बुक्स देख सकते हो। कई बार ऐसा होता है, हम भी जब क्लास लेते हैं तो वहाँ बच्चों से पूछते हैं तो ये तो बता देता है बच्चा विलेज आफ्टर विलेज, ये तो रटा हुआ है, इसलिए मैंने इसको कंटिन्यू किया है। ट्रेडिशन सेंटेंस है। आप सोच रहे होंगे ट्रेडिशन कैसे है, जहाँ मैं पढ़ा था, मैं पढ़ा भी रहा हूँ, इसलिए इसको जारी रखा। इसको क्यों मतलब जरूरी था आपको पता चले कि जरूरी नहीं है कि यहीं गलती हो सकती है, यहाँ भी गलती होती है। इसको क्यों कंटिन्यू किया, प्रीपोजिशन के लिए। टॉपिक वही है मेरा, जो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट था उसको कंटिन्यू करते हुए इसको जारी रखा ताकि आपको पता हो। तो आज के लिए बस इतना ही, और इस वीडियो को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, देखें। जितनी भी यूट्यूब पे वीडियो पड़ी हुई हैं उन्हें पहले सबको देखकर तब इस वीडियो को देखें ताकि अंतर निकाल सकें। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर।